Well, hello everyone, welcome to Bada Paisa. Today we are going to have discussion on very interesting and very underrated topic at the same time, which is an insurance. It's really unfortunate to say this. Most of the insurance in India are sold to the people rather than buying one. Why? So to simplify this, we are having guests today in our studio. Welcome Geeta, thank you for your valuable time. Today Geeta has bring some important question related to the insurance. I hope this video will help you to understand why you need to have insurance in the first place. So fire your question Geeta. Hello Nikhil, thank you for inviting me for today's video. So we will start with a basic question. Okay, go ahead. I will start with a very basic question. Who really need to have insurance? हम तो जानते हैं कि बिजनेस पर्सन को इंश्योरेंस की जरूरत होती है, एक जॉब जो पर्सन 9 to 5 जॉब करता है उसको इंश्योरेंस की जरूरत होती है, इवन होम मेकर जो हम सोचते हैं कि घर पर बैठे हैं उनको क्या रिस्क है, वो भी एक तरह के एसेट्स है। जैसे एक बिजनेसमैन, एक जॉब पर्सन जो जॉब कर रहा है पर्सन, वो अपने फैमिली के लिए ब्रेड विनर है, घर पे पैसा लेके आता है। वैसे ही होम मेकर जो है पैसा बचाती है। कैसे बचाती है? वो घर में कुकिंग करती है, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है, घर को ठीक ठाक रखती है। तो ये सारी चीजें करने के लिए अगर आप उसको हटा दो और उसकी जगह का आप हाउसमेड या फिर केयर टेकर को रखो तो उसको एक कॉस्ट आपको देना पड़ता है। इन दैट केस हस्बैंड के लिए वो एक एसेट है, और जो एसेट आपके पास होते हैं उसको इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एवरीवन नीड्स टू हैव एन इंश्योरेंस। Okay, my second question is why we need insurance? Actually, to summarize this question, I'll give one example. अगर आप अपने फैमिली के ब्रेड विनर हो, यू आर द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, और आप एक दिन के लिए घर से बाहर जाते हो तो कितना पैसा आप अपने घर में छोड़ के जाओगे? For one day? अगर मान लो कि आप 2 दिन के लिए घर से बाहर जाओगे तो कितना पैसा छोड़ के जाओगे? 2 days? अगर आप 1 महीने के लिए चले जाओगे तो कितना पैसा छोड़ के जाओगे? 1 month? आप अगले 1 साल के लिए घर से बाहर रहने वाले हो तो आप कितना पैसा अपने फैमिली के लिए छोड़ के जाओगे? For 1 year? और अगर मान लो कि आप ऐसा दिन आता है कि आप बाहर गए और वापस कभी आए ही ना, तो आप कितना पैसा छोड़ के जाओगे? कैसा क्वेश्चन है ये? एग्जैक्टली हम यही सोचते हैं कि जो कुछ बुरा होगा वो किसी और के साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। अभी रिसेंटली हमने ओडिशा में एक रेल एक्सीडेंट देखा था, बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी और किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मोर देन 270 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा हादसा उनके साथ हो जाएगा। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, सो यू नीड टू हैव एन इंश्योरेंस। Okay, my next question is what is insurance penetration in India? Okay, सो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया था 22-23 का, जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उनके हिसाब से, उस सर्वे के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में, इट क्लोज टू 4.7%। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की 150 करोड़ के आसपास है। सो अगर आप उसको देखो तो लगभग 7 करोड़ लोगों के पास ही इंश्योरेंस है। और जो इन लोगों के पास इंश्योरेंस है, इन 7 करोड़ लोगों की हम बात करें जिनके पास इंश्योरेंस है, ये भी अंडर इंश्योरेंस है। किसी ने 5 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, किसी ने 2 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, किसी ने 15 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है। ऐसे अंडर इंश्योरेंस ये लोग हैं जो ये 7 करोड़ की जो फिगर आ रही है। तो देखा जाए तो हम एज अ पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो परसेंटेज पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ज्यादा कम है, और अगर हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वो लेस देन 1% है। सो इंडिया में पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी वेरी लेस। My next question is what is insurance assure to one who buy it? Okay, एक मिथ है। मिथ ये है कि आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट लेने के लिए आपको मरना पड़ेगा। One has to die to get the benefit of insurance. इंश्योरेंस को हम एसेट मल्टीप्लायर कहते हैं। एसेट मल्टीप्लायर मतलब ये आपके एसेट को डबल कर देता है। अब मान लीजिए किसी पर्सन का जिसका एज 35 है और उसका अनफॉर्चुनेटली कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या उस पर्सन का डेथ हो जाता है। इन दैट केस उसकी फैमिली में जो एसेट्स है, इंश्योरेंस उसको डबल कर देता है। अब मान लो कि वो बिजनेस पर्सन है और उसका एक बिजनेस चल रहा है जिसका वर्थ है 1 करोड़ रुपीज। उस पर्सन ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा है, उसके 2 बच्चे हैं। अगर उस पर्सन की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है और वो बिजनेस डिवाइड कर देते हैं तो 50-50 लाख रुपए बिजनेस में दोनों बच्चों के नाम पे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब वो बिजनेस 1 करोड़ में चल रहा था, अब उसको 50-50 लाख में अगर आपको चलाना है तो इट बिकम डिफिकल्ट और उसको चलाने में शायद दिक्कत आ सकती है। व्हाट इंश्योरेंस डज टू दिस बिजनेस, अगर उसका डेथ होता है तो उसके फैमिली में नॉमिनी को 1 करोड़ रुपया मिलता है। मतलब अब उसके पास 1 करोड़ का बिजनेस भी है और उसके पास 1 करोड़ का लिक्विड कैश भी है। अब जिस बच्चे को बिजनेस में इंटरेस्ट है या जिसको बिजनेस करना है वो बिजनेस उसके नाम पे वो ट्रांसफर कर सकता है,
प्लस जिसको बिजनेस नहीं करना है लेकिन जिसको और कोई एस्पिरेशन है उसके नाम पर वो एक एसेट बना सकता है। सो आपकी एसेट मल्टीप्लाई करने का काम इंश्योरेंस करता है। ओके, मेन इट इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर एनीवन। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट हम इसको इस तरह से कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पर्सन इंश्योरेंस लेता है तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो है उसके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? जो मिनिमम उसके पोर्टफोलियो में होने चाहिए वो किस टाइप के इंश्योरेंस होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके बाद उसके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके बाद उसके पास होना चाहिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर होना चाहिए, उसके बाद उसके पास होना चाहिए टॉपअप कवर होना चाहिए, और लास्ट में उसके पास एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी होनी चाहिए। सो ये 5 तरह के इंश्योरेंस उसके पास होने चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के इंश्योरेंस है जो उसके पोर्टफोलियो में वो ऐड कर सकता है, जैसे हॉस्पिटल कैश जैसे प्रोडक्ट जो है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है। हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस, ये कुछ नया लग रहा है। एक्चुअली हॉस्पिटल कैश क्या होता है, आप जब हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपका जो भी खर्चा होता है, अगर कोई पर्सन एडमिट होता है तो उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देती है, लेकिन टू सम एक्सटेंट ऐसे बहुत सारे कॉस्ट होते हैं जो हम कंसिडर नहीं करते व्हाइल बाइंग इंश्योरेंस। जैसे कोई पर्सन अगर एडमिट है हॉस्पिटल में, उसके फैमिली या फ्रेंड कोई अगर उसके साथ रहता है तो उसका अलग से खर्चा देना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी उसका कॉस्ट नहीं देती है। अगर उसको रहना है, उसका खाना है, उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। इंश्योरेंस कंपनी जो पेशेंट एडमिट है जिसके नाम से पॉलिसी, उसी का खर्चा देती है। तो उस पर्सन का खर्चा प्लस डिस्चार्ज होने के बाद भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। रिलेटिव्स आपको मिलने के लिए आते हैं, आपके घर पर आते हैं, उनका चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट, इसका खर्चा हम इंक्लूड नहीं करते। हमें लगता है कि इसका क्या कॉस्ट होगा, लेकिन अगर आप सारे कॉस्ट मिलाओ तो इट मेक्स थाउजेंड्स ऑफ रुपीज आपको कॉस्ट पड़ता है। और ये कॉस्ट आपको कहाँ से मिलेगा, तो हॉस्पिटल कैश आपके इस टाइम पर हेल्प करती है। ये जो ऊपर की जो कॉस्ट आती है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देती है, हॉस्पिटल कैश में आपको उसका बेनिफिट मिलता है। ओके, दैट्स ग्रेट। हाउ मच इंश्योरेंस वन नीड टू हैव इन हिज और हर पोर्टफोलियो? ठीक है, इसका सवाल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी आपके पास जो गाड़ी है उसका कॉस्ट कितना था जब आपने इसको खरीदा था? अराउंड 14 to 15 लाख। ये जो 14 लाख की गाड़ी आपकी थी, इसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी ने कितने सम इंश्योर का इंश्योरेंस उस पर दिया था? जितनी उसकी कॉस्ट है उसी के अराउंड। इसे कहते हैं IDV, इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो आपकी कार होती है उसकी वैल्यू एक निकालती है कि इस कार की इतनी वैल्यू है और उतना इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। तो उतना इंश्योरेंस हमारे कार के ऊपर होता है। तो जब गाड़ी शोरूम से बाहर निकलती है तो उसका एक शोरूम प्राइस में से 5% लेस करके जो टोटल वैल्यू होती है उसको IDV कहा जाता है, और उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस दिया जाता है। तो गाड़ी की जितनी वैल्यू है उतना आप इंश्योरेंस लेते हो, राइट? अब मुझे बताओ कि एक ह्यूमन को कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए जितना उसका वैल्यू होता है। ये ह्यूमन की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं इसे कहा जाता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ओके, तो मैं आपको एक लेमन तरीके से समझा देता हूं कि किस तरह से ह्यूमन लाइफ वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो कि एक पर्सन का एज 35 है, उसकी फैमिली में 2 बच्चे, वाइफ, ये उसका फैमिली है, और वो 60 ईयर्स तक मतलब अगले 15 साल तक वो जॉब करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है, वॉट एवर इज डूइंग, और यहां पर वो 10 लाख रुपए साल का कमाता है। सो आने वाले 15 साल में वो कितना पैसा कमाएगा? 10 लाख रुपए अगर आज उसकी इनकम है तो आने वाले 15 साल में वो कितना पैसा कमाएगा? 15 into 10 lakh। सो करीबन 1.5 CR ही इज गोइंग टू अर्न इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो मिनिमम आने वाले 15 साल तक अगर वो जॉब करने वाला, बिजनेस करने वाला है, तो उसको मिनिमम 1.5 CR का इंश्योरेंस उसके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब एक एज एडवाइजर जब आप उनके पास जाता है तो वो इंश्योरेंस कितना चाहिए वो ये उसके नीड को नहीं बताता है, उसको ये बताता है कि आपको प्रीमियम कितना देना पड़ेगा। और एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर वो क्या करता है, कितना मिनिमम प्रीमियम मैं अफोर्ड कर सकता हूँ वो देखकर इंश्योरेंस बाय करता है। वो ये नहीं देखता कि उसकी नीड कितनी है और कितना इंश्योरेंस उसके पास होना चाहिए। ओके, तो नीड जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Yes. और उसी के बेसिस पे हम अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आपको आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालना है और उसके हिसाब से एटलीस्ट उसके 70 to 80% तो भी आपको उतना इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, तभी इंश्योरेंस का जो एक्चुअल बेनिफिट है उसका आपको फायदा होगा। इन केस उस पर्सन को कुछ हो जाता है तो उसका बेनिफिट आपको हो सकता है। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जब हमें इंश्योरेंस के इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्यों अवॉइड करते हैं इंश्योरेंस परचेज करना? अगर आपको कुछ नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, इसके लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसको कहा जाता है मनी बैक पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट आप इंश्योरेंस कंपनी को देते रहो, इंश्योरेंस कंपनी आपके ऊपर आपको एक इंश्योरेंस कवर भी देगी, प्लस मैच्योरिटी पे आपको कुछ अमाउंट आपको रिफंड करेगी। अब इस प्रोडक्ट में ना 2 प्रोडक्ट मिक्स किए जाते हैं। एक तो किया जाता है मिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इंश्योरेंस।
व्हेन यू मिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस टुगेदर इट क्रिएट्स डिजास्टर। आप मुझे बताओ कि अगर आपको हार्ट एलिमेंट है, अगर हार्ट का कोई डिसीज है, तो आप क्या जनरल फिजिशियन के पास जाओगे या किसी और के पास जाओगे? नहीं, हार्ट के डॉक्टर के पास ही जाएंगे। यू विल गो टू द हार्ट सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट, राइट? जब आपको इंश्योरेंस की जरूरत है, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हो जो आपको इंश्योरेंस का भी बेनिफिट दे रहा है और जो आपको इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट दे रहा है, क्या आपको ऐसा प्रोडक्ट आपको इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स दे सकता है कि आप उसको कंपेयर करो कि ये इन्वेस्टमेंट, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट मुझे इक्विटी जैसा रिटर्न दे सकता है, म्यूचुअल फंड जैसा रिटर्न दे सकता है, रियल एस्टेट जैसा रिटर्न दे सकता है, या फिर मुझे गोल्ड की तरह रिटर्न दे सकता है? नहीं दे सकता है। अगर आप इसका इंश्योरेंस वाला कंपोनेंट देखो तो क्या आपको ये वही बेनिफिट दे सकता है या जो प्योर टर्म प्लान आपको दे सकता है? नहीं दे सकता है। जब आप दोनों प्रोडक्ट को मिक्स करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इंश्योरेंस में आपको कम बेनिफिट मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट में आपको कम रिटर्न मिलेंगे। सो अल्टीमेटली आपको एक कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट आपको मिलता है। जब एक्चुअली ऐसा कोई इंसिडेंट होता है किसी की फैमिली में जो एक मनी बैक प्रोडक्ट लिया है और ऐसा इंसिडेंट होने के बाद उसको एक पैसा जो उसके घर में आता है, जो छोटा सा बहुत कम पैसा होता है, जब उसके फैमिली में आता है, जब ऐसा कहा जाता है कि प्रीमियम हमेशा हाई होता है और जो क्लेम का अमाउंट आता है वो कम होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप एक मनी बैक प्रोडक्ट लेते हो जिसमें आपको रिटर्न जब क्लेम आता है तो बहुत कम मिलता है। और इसकी वजह से इंडिया में लोग जो है इंश्योरेंस को बाय करना अवॉइड करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट लेके मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो वो क्या करते हैं, सामने से अगर कोई रिलेटिव्स या कोई फैमिली पर्सन बहुत प्रेशराइज करता है तो वो एक छोटा सा इंश्योरेंस अपने फैमिली के लिए बाय कर लेता है, और वो भी वो ऐसा प्रोडक्ट खरीदता है जिसमें उसको रिटर्न कुछ आने वाला है। क्योंकि जब आप कोई एसेट खरीदते हो, कार खरीदते हो, घर खरीदते हो, तो आपको एक ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि मैंने ये चीज खरीदी है। लेकिन जब आप इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपको कोई गारंटी नहीं मिलती कि आपको क्या मिला है। तो जब आपको ये कहा जाता है कि आपको मैच्योरिटी पे कुछ पैसा मिलने वाला है, मैच्योरिटी पे कुछ अमाउंट मिलने वाली है, तो पर्सन उसको बाय कर लेता है। लेकिन वो बाय जब करता है तो ये गलती कर लेता है कि मुझे इसमें कुछ बेनिफिट होगा इसलिए उसे परचेस करता है, लेकिन एक्चुअल में उसका कुछ फायदा नहीं होता है जब एक्चुअल क्लेम उसके लिए आएगा। As an investment advisor, we need to spread awareness that insurance and investments are two different products altogether. थैंक यू निखिल फॉर गिविंग सच अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद लोग जरूर समझेंगे कि इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है और हमें वो क्यों बाय करना चाहिए। तो मुझे लगता है एक जो अवेयरनेस है इंश्योरेंस के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सबको भी मजा आया होगा ये कॉन्वर्सेशन से, और इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। आप जब भी कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदोगे, आपके जो क्यूरीज आपके मन में है, शायद वो क्यूरीज यहाँ पर आपके सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपके कोई भी क्यूरीज रहते हैं रिलेटेड टू द इंश्योरेंस, आप नीचे कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपके जो भी क्यूरीज है उनको एड्रेस करने की। सो थैंक यू गीता फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू निखिल। So that's it from my side. I'll see you in the next video. Till then, my name is Nikhil Verma and I'm signing off for the day. Happy trading.